नमस्कार प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और अपने परिवार का, अपने शरीर का और अपने पढ़ाई का खास करके ध्यान रख रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, मेरा नाम है अर्जुन और मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी स्टडी पॉइंट पे बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो आगे चलते हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि हमने अपना न्यू कोर्स क्लास 12th हिंदी इलेक्टिव यानी हिंदी ऐच्छिक का शुरू कर दिया था। और इस न्यू कोर्स के अकॉर्डिंग हमने अपना पहला जो हमारा काव्य खंड था इस बुक का अंतरा भाग 2 उसको हमने ख़त्म कर लिया था। तो हमने गद्य खंड भी शुरू कर दिया था। तो इसमें जो है हमारा टोटल 3 चैप्टर समाप्त हो गया था। और आज हम चौथे अध्याय को देखेंगे जिसका नाम क्या है, गांधी, नेहरू और यासिर अराफात, जिसे लिखा है भीष्म साहनी जी ने। इनका फोटो आप देख सकते हो, ये इनका फोटो है। और इस चैप्टर को मैं आपको आसान भाषा में बताऊंगा। और मैं आपको पहले बता दूं, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप वीडियो को स्किप करके जा सकते हो, क्योंकि अगर आप आधा अधूरा अगर यहाँ से समझोगे तो आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर आपके पास इतना टाइम है कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर पूरा देख सकते हो तो ही आप इस वीडियो को देखना, अन्यथा आप अभी वीडियो को स्किप करके जा सकते हो। ठीक है, तो आगे चलते हैं। और आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप कर सकते हो। मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ। क्यों बताता हूँ? क्योंकि आपका ही फायदा है। ठीक है, आपने ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो आप कर सकते हो। टेलीग्राम पे हमारा ग्रुप है, नाम आप सर्च करोगे, सिंपली वहाँ पे जाकर आप ज्वाइन हो सकते हो। और आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो आप फॉलो कर सकते हो। यूजर आईडी आप सभी के सामने लिखा हुआ है नीचे, इसको आप सर्च करोगे आ जाएगा। पहले मैं आपको सिलेबस बता दूं। देखो, आपका जो बुक है गद्य खंड, इसमें जो है, इसमें हमारे टोटल 8 चैप्टर हैं। ठीक है, 8 चैप्टर हमारे टोटल इसके अंदर हैं, जिसमें मैंने आपको रामचंद्र शुक्ल जी का प्रेमगन की छाया स्मृति करा दिया। इसमें आपको मैंने ये बताया था कि रामचंद्र शुक्ल जी जब प्रेमगन के प्रभाव में आते हैं, उनके सामने आते हैं या फिर उनके संपर्क में आते हैं तो उनका जीवन किस प्रकार से बदल जाता है। पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी, इनका जो लिखा हुआ 3 हमारा लघु निबंध था, बालक बच गया, घड़ी के पुर्जे, ढेले चुन लो। मैंने आपको बताया था बालक बच गया में क्या है, घड़ी के पुर्जे में क्या है, ढेले चुन लो में क्या है, तीनों बता दिया आपको। ये सुमिरन के मन के आ जाता है। फणीश्वर नाथ रेणु, इनका भारतीय संविधान में भी अधिक आवश्यकता है, बहुत ज़्यादा इनका महत्व है। अगर आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हो तो आपको पता होगा कि आपका जो अभी मिड टर्म भी खत्म हो गया था, तो इसमें क्या है कि अगर आप पॉलिटिकल साइंस के बुक को समझोगे तो उसमें इनका नाम आ जाता है। तो ये कहीं ना कहीं एक कवि भी थे, एक लेखक भी थे। ठीक है, बाकी एक इनको आप समझ सकते हो एक तरह से, राजनीतिक रूप से भी इनको समझ सकते हो, इनका भूमिका वहाँ पे था। और हम आज समझने वाले हैं भीष्म साहनी जी का जो गांधी, नेहरू, यासिर अराफात जो चैप्टर है इसको। ठीक है, चैप्टर का अर्थ क्या है पहले ये समझ लेते हैं कि चैप्टर का अर्थ क्या है। देखो, चैप्टर का नाम क्या है, गांधी, नेहरू और यासिर अराफात, ये तीनों व्यक्तियों के नाम है। और इस चैप्टर में, यानी इस चैप्टर में जो है, इन तीनों व्यक्ति ने क्या क्या कहा यही हमें समझना है। समझ गए? यानी गांधी, नेहरू और यासिर अराफात, ये तीनों नाम के एक व्यक्ति हैं। गांधी जी को आपको पता ही होगा। ठीक है, ये हैं। ठीक है, ये तो इनको तो राष्ट्रपिता माना जाता है भारत का। और ये हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, इनको आप जानते ही है। और जो हमारा एक व्यक्ति है यासिर अराफात, इनकी भी भूमिका सबसे ज़्यादा है और बाकी इनका भी जिक्र जो है इस चैप्टर के अंदर आता है। तो इन्हीं के बारे में समझना है हमें इस पूरे अध्याय में। ये हमारा गद्य खंड है, तो इसमें आपको कहानी समझना है कि कहानी क्या है, तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पहले हम समझते हैं पाठ का परिचय, कि पाठ का जो परिचय है वो क्या बनता है, तभी आपको जो है पाठ समझ में आ पाएगा। सबसे पहले आप ये समझ लो कि जो गांधी, नेहरू और यासिर अराफात है, ये भीष्म साहनी द्वारा लिखित एक संस्मरण है। यानी यादों में लिखा हुआ, याद करके लिखा हुआ, कल्पना करके लिखा हुआ, ऐसा कुछ समझ सकते हो कहीं ना कहीं। ठीक है, यह संस्मरण जो है ये उनकी आत्मकथा, आज के अतीत का एक अंश है। आत्मकथा, आत्म मतलब होता है अपना, कथा मतलब कहानी, यानी अपना कहानी। ठीक है, तो आत्मकथा नाम का एक हमारा मतलब, इनका एक आत्मकथा था जिसका नाम ही था आज की अतीत। उनका एक अंश लिया गया है और आपके सिलेबस में डाल दिया गया है। देखो, इस संस्मरण में लेखक ने नेहरू, गांधी और यासिर अराफात के साथ जो बिताए हुए चंद क्षण से उनका विश्लेषण यहाँ पर किया है। इस पाठ के माध्यम से लेखक के व्यक्तित्व के अतिरिक्त राष्ट्रीयता, देश प्रेम और अंतर्राष्ट्रीय मैत्री जैसे मुद्दों का वर्णन किया गया है, बताया गया है।
देखो यहाँ से हमारा पार्ट शुरू हो जाता है। इससे पहले जो मैंने आपको बताया वो परिचय था, वो आपके समझ में आ गया होगा। तो हम यहाँ पे शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले आपको कहानी समझना पड़ेगा। अगर आप कहानी समझ लोगे तो इसका मतलब है कि आप इस चैप्टर को ही समझ लोगे, क्योंकि काव्य खंड तो है नहीं कि आपको कविता समझना पड़ जाए, काव्य समझना पड़ जाए और उसकी व्याख्या करो, फिर ये करो, ये सब इसमें तो है ही नहीं। ये हमारा कुल मिलाकर है गद्य खंड। गद्य खंड का मतलब ही होता है ऐसा सेक्शन, ऐसा क्लास जिसमें गद्यता आए, एक तरह से कहानी बताया जाए। ठीक है, गद्यता यानी गद्य मतलब कहानी, समझ सकते हो आप, है ना, उसी का पर्यायवाची शब्द है। तो देखो, सन 1938 में लेखक अपने भाई, मैंने आपको एक सन बताया, सन 1938, 1938 सुनते ही आपको कुछ तो आया होगा याद में। ये वही समय है जब आंदोलन भारत के अंदर चल रहा था। ठीक है, आंदोलन का ही समय था ये हमारा 1938। 2-4 साल बाद जाकर भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हो जाती है। यानी जो हमारा सन है ये 1938, ये हमारे आंदोलन का ही पूरा का पूरा एक चैप्टर है। इसमें जो भी बातें चलती हैं उसमें आंदोलन का ही समय होता है। क्या हुआ, सन 1938 में लेखक के एक भाई थे बलराज, उनके वो जो है सेवाग्राम में रहते थे। बलराज उस समय नई तालीम नामक एक पत्रिका था, उसके सह संपादक के रूप में कार्य करा करते थे। कहानी बता रहा हूँ, कहानी समझ लोगे तो आपको कुछ नहीं समझना। देखो, लेखक वहां कुछ दिन रहकर गांधी जी से मुलाकात करना चाहता था। गांधी जी जो है उस समय जो ये गांधी जी हैं, ये समय और नियमों का बहुत ही पालन करते थे कि हमें कितने बजे उठना है, कितने बजे सोना है, कितने बजे खाना है, क्या करना है, सब इनका फिक्स रहता था। ये सुबह 7 बजे जो है सैर करना जाते थे, यानी घूमने टहलने जाते थे। उस समय लेखक गांधी जी से मिलना चाहता था, लेकिन मिलने में क्या हो रहा था, संकोच रहा था, शर्मा रहा था। इसलिए जब सुबह गांधी जी उनके घर से आगे निकले तो उन्होंने सोचा कि उन्होंने अपने भाई को जगाया, बताया कि उस समय गांधी जी बहुत आगे बढ़ चुके थे। जैसे ये दोनों भाई बाहर आए तो ये दोनों मिलना तो चाहते थे, लेकिन गांधी जी बहुत आगे निकल गए थे उनके घर से, तो दोनों भाई तेजी से दौड़ते हुए चले गए। ठीक है, गांधी जी तक जो है पहुंच भी गए। लेखक ने गांधी का, जो गांधी जी है उनके व्यक्तित्व, किस तरह से उनका व्यक्तित्व था, पर्सनैलिटी कैसी थी, वो बताया है इसमें। ठीक है, देखने को मिलता है। गांधी जी के जो निजी है सचिव महादेव देसाई और डॉक्टर सुशीला नैयर, ये इनके साथ रहते थे हमेशा। ठीक है, लेखक कभी कभी आसपास की ओर देखता, तो कभी कभी जमीन की ओर देखता, तो कभी कभी गांधी जी को देखता, है ना। ये उनसे मिलना चाहता था जो हमारे लेखक है। देखो, धूल भरी चप्पलों की ओर देखता है। ठीक है, उसने गांधी जी से बातचीत शुरू करने के लिए गांधी जी को याद दिलाया कि वह एक बार जो है रावलपिंडी आए, गांधी जी वहां रुक जाएगा। ठीक है, और उन्होंने लेखक से मिस्टर जॉन के बारे में पूछा, जो लेखक है उनसे पूछा मिस्टर जॉन के बारे में। क्या बताया फिर उन्होंने, देखते हैं। देखो, लेखक ने जॉन साहब का नाम सुन रखा था। ठीक है, वे जो है मुस्लिम थे और शहर के प्रसिद्ध बैरिस्टर थे। गांधी जी की संभवतः उनके साथ बातचीत होती होगी, है ना। उनके बीच बीच में जो है गांधी जी मतलब उनको देख के मतलब एकदम हंसते भी थे, कुछ कहते थे। वह बहुत धीमी आवाज में बोलते थे। कौन, गांधी जी बहुत ही धीमी आवाज में बोलते थे। ऐसा लगता था कि वह आप एक तरह से वह जो है आपसे ही बात कर रहे हैं, यानी वो अपने आप से ही बात कर रहे हैं और अपने विचारों को अपने साथ साझा भी करते थे। उन दिनों वह स्वयं भी याद करने लगे थे। लेखक सेवाग्राम में 3 सप्ताह रहा था। ठीक है, और वह हर दिन प्रार्थना में जाता था। लेखक को कस्तूरबा गांधी में अपनी माँ दिखाई देती थी। ठीक है, अब कस्तूरबा गांधी कौन है तो आपको पता होगा, इनके ही एक तरह से पत्नी का नाम है। ठीक है, इनके पिता का नाम क्या था, करमचंद्र गांधी, करमचंद्र गांधी। इनके माता का नाम क्या था, पुतलीबाई। ठीक है, और इनके पत्नी का नाम क्या था, कस्तूरबा गांधी, है ना। ऐसे चलता गया। और फिर हम बात करें तो आगे समझो आप, देखो तो क्या हुआ ना कि जो लेखक है, लेखक जो है वो गांधी जी की जो पत्नी है
उनको वो जो है एक तरह से अपना माँ लगता था। एक तरह से आप समझ सकते हो, जो गांधी जी हैं उनकी जो पत्नी है कस्तूरबा गांधी, तो लेखक को कस्तूरबा गांधी में अपनी माँ नजर आती थी। ठीक है, ये बताया गया। तो गांधी जी के आश्रम में एक जापानी भिक्षु जो भिक्षा मांगता था, बाजा बजाते हुए आश्रम तक पहुंच गया एक तरह से। ठीक है, प्रार्थना के वक्त वह अपनी परिक्रमा समाप्त करता था। लेखक को सेवाग्राम में रहते हुए उनके देशभक्त देखने को भी मिल जाते हैं। देशभक्त यानी ऐसे लोग, यानी मैं आपको बता दूं, जब हमारा आंदोलन चल रहा था तो उनका जो भूमिका है वो कहीं ना कहीं 1920 के आसपास दिख जाता है। वो जन नेता के रूप में उभर जाते हैं। जन नेता यानी जनता के नेता, सब उनको अपना लीडर समझ लेते हैं कि हाँ इनसे हमको कुछ फायदा होगा, है ना। तो आगे समझते हैं। लेखक सेवाग्राम में रहते हुए पृथ्वी सिंह आजाद, मीरा बैन, खान अब्दुल्ला गफ्फार, खान राजेंद्र बाबू से मिला। ठीक है, एक दिन आश्रम के पीछे बने एक खोखे में एक लड़के के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी लेखक को। वह पीड़ित गांधी जी को बुलाने के लिए लोगों से विनती कर रहा था। उस समय बापू जो है यानी गांधी जी जो है एक बैठक में बैठे हुए थे, इसलिए आश्रम के जो सेवक थे वो गांधी जी को बुलाने में असमर्थ थे। उसी समय लेखक ने गांधी जी की जो गांधी जी हैं उनसे भरी कोई भी दोपहरी, मतलब कुछ भी ऐसा था, उनसे एक तरह से बातें करना चाह रहे थे। एक तरह से आप समझ सकते हो, उन्होंने लड़के से कहा कि वह मुंह में हाथ डालकर उल्टी करे, जिससे उसका जो पेट है वो हल्का हो जाए, ऐसा बताया गया उपाय में। अब हम समझते हैं थोड़ा आगे। देखो, ये मैं आपको कहानी बता रहा हूँ शुरू से लेके आखिर तक। ये कहानी समझ लोगे तो आपको चैप्टर समझ में आ जाएगा। लड़के ने ऐसा ही किया, उसका पेट हल्का तो हो गया और वह हफ्ता हफ्ता हुआ जो है बैठ गया, है ना। पास खड़े होकर सेवक ने गांधी जी से कुछ कहा और हंसते हुए गांधी जी ने कहा और वहां से चले गए। जिस कच्ची सड़क पर वह हर दिन सुबह घूमते थे उसके एक सिरे पर एक कुटिया थी जिसमें एक बीमार व्यक्ति रहता था। बाद में क्या हुआ, वह जो है शायद दिक का जो है मरीज होगा। गांधी जी हर दिन उसके स्वास्थ्य के बारे में पूछताछ करते थे। जब वो घूमने जाते थे तो वहां पर जो है कहीं ना कहीं एक झोपड़ी सा होगा कुछ, वहां पर उनका वार्तालाप जो है गुजराती भाषा में हुआ करता था। सन 1938 के आसपास नेहरू जी कश्मीर गए तो उनका बहुत अच्छा स्वागत हुआ। शेख अब्दुल्ला ने पूरे कश्मीर को सजाया। अब मैं आपको बता दूं, गांधी जी का जो परिचय था यहां पे समाप्त हुआ। अब जो नेहरू जी है वो जाते हैं कहाँ, कश्मीर। कब, 1938 में। वहां स्वागत कौन करता है, शेख अब्दुल्ला। कौन है, तो कश्मीर के एक जाने माने अच्छे व्यक्ति हैं, वो स्वागत करते हैं इनका। अब स्वागत के बाद क्या कार्यक्रम होता है उसको आगे बताऊंगा। देखो, इसके बाद हमारी ये बातें चलेंगी। वह अद्भुत दृश्य था। लेखक के फुफेरे जो भाई है वो घर में जो नेहरू जी को एक तरह ठहराया। लेखक के भाई ने उन्हें भी अपने साथ नेहरू जी को एक तरह से देखा, है ना, देख रेख किया, एक तरह से रोक के रखा। नेहरू जी जो है पूरे दिन व्यस्त रहते थे। लेखक को नेहरू जी को पास से देखने का अवसर मिलता था। जब वह शाम को खाने के लिए बैठते थे तब क्या होता था, आगे समझते हैं। देखो, खाने की मेज पर उनके साथ बड़े बड़े लोग होते थे। शेख अब्दुल्ला, खान अब्दुल गफ्फार, ठीक है, श्रीमती रामेश्वरी नेहरू और बाकी ये सब नाम हुए जो ये वो समय खाना खाने के लिए बैठा करते थे। जवाहरलाल नेहरू जी जो है, ये रामेश्वरी नेहरू का एक दिन धर्म पर विवाद हो गया। जो जवाहरलाल नेहरू हैं और जो रामेश्वरी नेहरू है, इन दोनों के बीच कहीं ना कहीं विवाद हो गया धर्म को लेकर। फ्रेंच के प्रसिद्ध नेहरू जी ने वहां उपस्थित लोगों को फ्रांस के विख्यात लेखक अनातोले फ्रांस द्वारा लिखित एक किस्सा भी सुना दिया। खाना खाते समय बात चल रही है एक तरह से उस समय। तो एक दिन क्या हुआ, गरीब बाजीगर की जवानी तरह तरह के करतब दिखाने में निकल गई, ये कहा गया था। अब वह वृद्ध यानी वृद्धावस्था उसका हो चुका है, बुढ़ापा आ गया। तो अब वह बुढ़ापा के अवस्था में है। क्रिसमस के एक दिन पेरिस के गिरजाघर में स्थानीय निवासी बहुत ही सज धज कर आए थे, वहां पर गए थे और माता मरियम के लिए तरह तरह के उपहार तथा फूलों के गुच्छे भी लाए थे। गिरजाघर के बाहर गरीब बाजीगर हताश सा खड़ा था उस समय वहां पर, क्योंकि वह इस पर्व में भाग नहीं ले सकता था। जब सब लोग गिरजे के
गिरजे से मतलब वहां पे चले गए, मतलब गिरजाघर जो वहां चले गए, तो फिर क्या हुआ, बाजीगर ने अपने बाजीगिरी से, ठीक है, करतब माता मरियम को उपहार के रूप में दिखाने का फैसला किया और बाजीगर जो है गिरजाघर में गया। अब समझते हैं आगे। देखो ये जो मैं आपको पॉइंट बता रहा हूँ इसमें आपका पूरा बुक ही खत्म हो जाएगा, बुक यानी चैप्टर जो है वो पूरा खत्म हो जाएगा। माता मरियम की मूर्ति के सामने अपनी कला का प्रदर्शन करने लगा। ठीक है, समझते रहो किसने क्या किया। गिरजाघर की घर के जो है बड़े पादरी को अनुभव हुआ कि कोई आदमी अंदर है। इनको क्या लगा, कोई आदमी अंदर है, ऐसा लगा। फिर क्या हुआ, बाजीगर उस समय सिर के बल जो है खड़ा था। ठीक है, पादरी ने सोचा कि बाजीगर माता मरियम का अपमान कर रहा है। फिर क्या हुआ, वे क्रोधित हो गए और बाजीगर को बहुत ही भला बुरा कह दिया। इससे पहले कि वह कुछ कर सकते, माता मरियम की मूर्ति अपनी जगह पर हिली और धीरे धीरे बाजीगर के पास पहुंच गई। फिर क्या हुआ, तो माता मरियम ने बाजीगर के माथे पर पसीना पोंछते हुए कहा और सहलाया कि नेहरू जी। और फिर सबने क्या किया, नेहरू जी की यह कहानी पर बहुत ही ध्यान से सुना। अब जो मैंने आपको बताया ना, ये कहानी है, कौन सुना रहे, नेहरू जी। उन्होंने खाना खाते समय जो हमारा मेज है उस पे बैठ के जो है ये कहानी सुनाया था, सभी लोग सुन रहे थे। ठीक है, ये कहानी था जो मैंने आपको यहाँ बताया, ये पूरा लिस्ट। आप समझते हैं आगे। देखो देखो मैं आपको बता दूं, ये मेरा वीडियो आप अगर नोट्स नहीं बनाओगे तब भी काम चल जाएगा। आप एक हेडफोन लगा सकते हो और मेरे इस जो मेरा वीडियो है इसको आप सुन सकते हो ध्यान से, तो आपको चैप्टर समझ में आ जाएगा, लिखने की जरूरत भी नहीं है, बस इसको सुन लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखो नेहरू जी का कमरा ऊपर था, कहाँ ऊपर था, ऊपर यानी फर्स्ट फ्लोर। उनके बराबर का कमरा जो है लेखक का था। देखो क्या है, एक तरह से कमरा है, ये नेहरू जी का है, ठीक है, और ये जो है लेखक का है, आमने सामने। फिर क्या हुआ, तो सुबह उठकर क्या होता था कि जो नेहरू जी वो चरखा चलाते थे एक तरह से। ठीक है, लेखक ने सुबह उन्हें चरखा चलाते हुए देखा और चुपचाप नीचे आ गया। वह नीचे आकर अखबार पढ़ने लगा। कौन, लेखक। तो लेखक जब अखबार पढ़ रहा था विश्व सानी, तो उनको क्या हुआ, वो थोड़ी देर बाद नेहरू जी नीचे आए और उन्होंने क्या कहा, लेखक ने जो है उन्हें अनदेखा कर दिया। जो हमारे लेखक है विश्व सानी जी, उन्होंने अनदेखा कर दिया। लेखक ने सोचा था कि नेहरू जी उससे अखबार मांगेंगे, इससे उनको जो है नेहरू जी से जो है वार्तालाप करने का अवसर मिल जाएगा। किसको, भीष्म साहनी जी को। ये सोचते हैं कि अगर नेहरू जी मेरे से अखबार मांगेंगे तो कहीं ना कहीं बातचीत होगा, तो मैं अखबार अभी नहीं देता हूँ। वह उसने अनजान होकर अखबार पढ़ने का नाटक भी कर रहा था, जो हमारे लेखक हैं। थोड़ी देर बाद नेहरू जी जो है उन्होंने लेखक से कहा कि अगर वह अखबार पढ़ चुका है तो एक बार कृपया करके मुझे दे दोगे, ऐसा कहा। फिर क्या हुआ, तो फिर लेखक को यह सुनकर बहुत ही शर्म आई। लेखक अफ्रो एशियाई लेखक संघ में जो है महामंत्री था, कार्य रही है ना। ट्यूनिस और ट्यूनेशिया की राजधानी में अफ्रो एशियाई लेखक संघ का सम्मेलन था। उसी समय क्या हुआ, कार्यकारी महामंत्री के होने के कारण बहुत ही दिन पहले की वहां पहुंच गया था ये लोग। ठीक है, एक तरह पहुंच गए थे वहां पर। और लेखक संघ की जो पत्रिका थी लोटस, उसका सह संपादकीय कार्यालय जो है वो ट्यूनिस में है। ठीक है, पत्रिका के प्रधान संपादक फैज अहमद फैज थे एक तरह से, इनका निधन हो गया था। फिर क्या हुआ, ट्यूनिस में यासिर अराफात के नेतृत्व में फिलिस्तीनी अस्थायी सरकार बन गई। अब आ गया जिक्र इनका। ठीक है, यासिर अराफात का जो जिक्र है वो इनके मृत्यु के बाद आ जाता है अहमद फैज के। अहमद फैज का जब निधन हो जाता है तब इनकी सरकार बन जाती है फिलिस्तीनी में अस्थायी सरकार। तो अब हम समझने वाले हैं किसके बारे में, यासिर अराफात के बारे में। आप ध्यान दो, हमने नेहरू जी के बारे में समझ लिया, सबसे पहले हमने गांधी जी के बारे में समझा, फिर नेहरू जी के बारे में समझा। अब हम समझेंगे यासिर अराफात के बारे में, इन्होंने क्या कहा। तो समझते हैं, फिलिस्तीनी लेखकों और बुद्धिजीवियों और अस्थायी सरकार के जो है उन्होंने लेखक संघ की गतिविधियों में महत्वपूर्ण योगदान दिया। एक दिन लोटस पत्रिका के तत्कालिक सह संपादक ने लेखक को 12 बजे सदर मुकाम चलने का निमंत्रण दिया। यासिर अराफात ने वहां लेखक और उनकी पत्नी को अपने साथियों के साथ स्वागत भी किया और भोजन के लिए उन लोगों को आमंत्रित कर दिया। फिलिस्तीनी लेखक और जो हमारा सदर मुकाम के वरिष्ठ अधिकारी भी थे वहां पर उपस्थित। लेखक को एक तरह हर कोई वहां पर प्यार से मिला। ठीक है, बड़े हॉल कमरे, एक लंबी खाने मेज, ठीक है, एक बड़ा सा भुना हुआ बकरा रखा हुआ था। ठीक है,
ये उस टेबल के ऊपर रखा हुआ था, क्योंकि जाहिर सी बात है ये मुसलमान है। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं। देखो, लेखक को हर कोई प्यार से मिला था उस समय। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया इसमें ही। ठीक है, अब हम समझते हैं थोड़ा सा आगे। अब देखो, ये तो हमारा चैप्टर यहाँ पे था। अब हम इसके कुछ शब्दार्थ देख लेते हैं। देखो, पुलक उठना का मतलब हो जाता है खुश होना। गांधा का मतलब हो जाता है बाजू, और बाजू में खड़ा हो जाना। ठीक है, और चीवर का मतलब हो जाता है वस्त्र, कपड़े। अभ्यस्तना का मतलब हो जाता है प्रार्थना। दत्तचित का मतलब हो जाता है एकाग्र। सदर मुकाम का मतलब हो जाता है राजधानी, एक हमारा सदर मुकाम। आतिथ्य का मतलब हो जाता है मेहमान नवाजी। श्रोव का मतलब हो जाता है असंतोष। रुग्ण का मतलब हो जाता है बीमार। अदमय का मतलब हो जाता है बहुत ही अधिक। नजरसानी का मतलब हो जाता है पुनः विचार, है ना। लर्जना का मतलब हो जाता है कांपना, हाथ पैर पटकना। ठीक है, कांपना, ये कुछ। तो यहाँ पे हमारा जो चैप्टर है समाप्त हो जाता है। अगर आपने इस वीडियो को, इसमें जो मेरा आवाज़ है, इसको अगर ध्यान से आपने सुना हो तो आपको चैप्टर समझ में आ गया। ठीक है, आप इस वीडियो को बिल्कुल लीड लगा लो, हेडफोन लगा लो, आप ध्यान से सुनोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर समाप्त हो जाता है। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर लें। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करें, और वीडियो शेयर करें, और कुछ भी आपको पूछना हो तो आप कमेंट कर सकते हो। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।